नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम इस यूट्यूब चैनल पर एक नया कार्यक्रम बैंकिंग की बात मेरे साथ शुरू कर रहे हैं हर शनिवार रात को 9 बजे। तो आज ये पहला एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं बैंकिंग की बात का। रात के 9 बज चुके हैं। इस को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि बैंकिंग के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहते हैं, जनता तक वो वास्तविकता पहुंचती नहीं है। तो इसलिए उसको वास्तव में वो क्या है आसान भाषा में, शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। तो मिलेंगे हर शनिवार। आज ये पहला एपिसोड शुरू करते हैं। आपके सुझाव अपेक्षित रहेंगे। इसको और कैसे सुधार किया जा सकता है या इसमें क्या बदलाव किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पिछले हफ्ते 500 रुपये का नोट रिजर्व बैंक बंद कर रहा है, ऐसी चर्चा बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर रही। लेकिन हमने एक महीना पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर ये बताया था कि क्या रिजर्व बैंक 500 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने वाला है। यानी चलन से बाहर करना और बंद करना दोनों में अंतर रहता है। और हमने जो कहा था उसके पीछे भी तार्किक बात थी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एटीएम्स में 100 और 200 रुपये के नोटों को लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी है। सितंबर तक 75% और मार्च तक 90% एटीएम्स में जो है वो 500 के नोट डाउनलोड लोड किए जाए। उसका क्या है, सोचना ऐसा हो सकता है कि भाई जो 500 रुपये के नोटों को, चलन को अगर हम बाहर करेंगे तो बाकी करेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। जी हाँ, हमने देखा है कि किस प्रकार से नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर किया गया। यानी वो आज भी लीगल टेंडर है लेकिन चलन में नहीं है। किस प्रकार सिस्टमेटिकली उसको पहले बैंकों से सर्कुलेशन को रोका गया, फिर लोगों से कहा गया कि आप जमा कराइए। आज भी रिजर्व बैंक में अगर आपके पास बचे नोट हैं तो आप जो नोट अपने रिजर्व बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि 98% से ज़्यादा 2000 रुपये के नोट सिस्टम में आ चुके हैं, जिसका कि लाभ देश की इकोनॉमी में हो रहा है। लगभग 6100 करोड़ के नोट अभी भी बाहर हैं। तो इसलिए 500 का नोट चलन से बाहर हो सकता है, ऐसी अपेक्षा है, ऐसी रिजर्व बैंक की गतिविधियों से लगता है। ये समय बताएगा कि वास्तविकता क्या है। दूसरी खबर गोल्ड लोन से संबंधित है। रिजर्व बैंक ने एक डिटेल गाइडलाइंस बैंकों को, एनबीएफसी को एक जारी की कि भाई गोल्ड लोन किस प्रकार सैंक्शन हो, किस प्रकार उसकी वैल्यू की जाए, क्योंकि एनबीएफसी बैंक सब अलग अलग तरीके से गोल्ड लोन को सैंक्शन करते हैं। और आज गोल्ड की प्राइस इतनी बढ़ गई है कि गोल्ड की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए उसको ठीक तरह से रेगुलेट किया जाए। लेकिन बहुत सारे एनबीएफसी ने भी कहा रिजर्व बैंक को कि ये जो नई गाइडलाइंस है 1 जनवरी 2026 से शुरू की जाए। अभी जो छोटे गोल्ड लोन लेने वाले लोग हैं 2.5 लाख रुपए तक, उनको कोई मुश्किल ना आए, इसलिए रिजर्व बैंक ने जो अभी तक गोल्ड लोन के लिए लेने जाते थे और गोल्ड वैल्यू का 75% मिलता था, उनको 85% तक लोन मिल सकेगा 2.5 लाख रुपए के लोन तक के लिए। ये बहुत बड़ी राहत रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन लेने वालों को दी है। जहां गोल्ड लोन के बारे में गाइडलाइन जारी की गई हैं, लोन के वैल्यू को बढ़ाया गया है, वहीं एक खबर सामने आती है कि कर्नाटक में कैनरा बैंक की एक ब्रांच मांगली, वहाँ पर लगभग 59 केजी गोल्ड जो है वो चोरी हो गया। अब ये लोन चोरी हो गया। ये लोन वो था कि जो लोगों ने गोल्ड लोन लेकर और अपनी सिक्योरिटी के लिए बैंक को दिया हुआ था। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बैंक का कहना है कि भाई किस प्रकार से चोरी हुई है,
पुलिस अभी तहकीकात कर रही है कि एक्चुअल क्या हुआ। इसके ऊपर भी एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से गोल्ड लोन जो लिया जाता है उसकी गोल्ड की ज्वेलरी उसको सुरक्षित रखा जाए, लॉकर को सुरक्षित रखा जाए, हाउसिंग लोन के डॉक्यूमेंट्स, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। यानी जहाँ एक और गोल्ड लोन के लोगों को राहत मिली, वहीं लोगों का जो सोना था वो बैंक से चोरी हो जाता है। ये बड़ा अजीब ही स्थिति सामने देखने को आई है। जहाँ एक और लोन चोरी हो जाता है, वहाँ ही राजस्थान के कोटा से आईसीआईसी बैंक की एक महिला मैनेजर ने लगभग 4.5 करोड़ रुपए लोगों के खातों से निकालकर अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दी। एफडियां तक जो थी उसको भी प्रीमेच्योर क्लोज करके वो भी कर लिए। ये हुआ क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों में भी, बाकी बैंकों में भी जो मेकर और चेकर का कंसेप्ट था वो ख़त्म होता जा रहा है। यानी वही व्यक्ति जो है वही मेकर है, वही चेकर है, उसने ही एंट्री अपनी सिस्टम में डाली और उसने पास कर दी। उसी ने उसका जो ग्राहक का फ़ोन नंबर है वो चेंज कर दिया, उसकी जगह दूसरा फ़ोन नंबर डाल दिया और वही ऑथराइज कर दिया। रिजर्व बैंक को इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई सभी बैंक जो है मेकर चेकर का जो कंसेप्ट था उसको छोड़े नहीं, क्योंकि नहीं तो बैंकिंग में बहुत अनर्थ हो सकता। तो ये दो खबरें रही, एक गोल्ड लोन चोरी की और एक फ्रॉड की। अगली खबर है कि इस बार डीएफएस ने एक यूनिफाइड ट्रांसफ़र पॉलिसी बैंकों को दी, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स मैनेजर प्रमोशन के बाद हर बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ थी, तो डीएफएस ने एक यूनिफाइड पॉलिसी दी। लेकिन उस पॉलिसी के बाद भी कई बैंकों ने उसको टेलर मेड उसके अंदर कुछ सुधार कर लिया। लेकिन एक यूनियन बैंक में अभी तक उसके ऊपर कुछ यूनियन और मैनेजमेंट में टसल चल रही है। यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मैनेजमेंट अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो अधिकारी, कर्मचारी, एग्जीक्यूटिव्स जो बैंक में काम करते हैं उनकी ट्रांसफर्स ठीक जगह पर हो, ऐसी यूनियन की मांग है, जिसे मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को दखल देना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, और डीएफएस को भी उसमें दखल देकर जो है लोगों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफ़र है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बैंकों में। एक और खबर सामने आई कि आजकल बहुत सारी एनबीएफसी, स्मॉल बैंक, बाढ़ आ गई है लोन देने की, क्रेडिट देने की। उसमें एक और नाम शामिल हो गया है, वो है फ्लिपकार्ट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट से हम रोज़ कोई ना कोई सामान मंगवाते हैं। ई कॉमर्स कंपनी है, वॉलमार्ट की एक वो ई कॉमर्स कंपनी है जो कि ये व्यवसाय करती है। लेकिन इस व्यवसाय के साथ रिजर्व बैंक ने उसको क्रेडिट सैंक्शन का भी एक लाइसेंस दे दिया है। यानी फ्लिपकार्ट जो है अब आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए अथॉराइज्ड हो गया है। वो एक अथॉराइज एनबीएफसी की तरह काम करेगा। वो अपने ग्राहकों को, अपने डीलर्स को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट दे सकेगा, उस पर भी वो कमाई करेगा। यानी मार्केट में क्रेडिट की इतनी डिमांड है कि बैंक उसको पूरा नहीं कर पा रहे, एनबीएफसी उसको पूरा नहीं कर पा रही। अब इस प्रकार के ई कॉमर्स और बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनको भी लाइसेंस रिजर्व बैंक देना शुरू कर रहा है कि आप भी इस
नदी में जो है आप भी गोता लगाओ और आप भी कमाई करो। अब इसका असर क्या होगा, वो लाइसेंस दिया है क्रेडिट के लिए, वो किस प्रकार से उसको रेगुलेट करेगा, ये समय बताएगा कि वो फ़ायदा होता है या उसके ऊपर नुकसान होता है। एक और खबर जो सामने आई वो ये है कि अभी बैंकों में अप्रेंटिस की बाढ़ आ गई है। अच्छा है लेकिन सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बैंक जो है अप्रेंटिस की भर्ती करते जा रहे हैं। क्लर्कों की भर्ती नहीं हो पा रही, अगर होती भी है तो नाम मात्र होती है। सेंट्रल बैंक ने अभी 4500 अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया है। यानी देखिए 4500 लोगों को बैंक में ज़रूरत है, लेकिन बैंक जो है क्लरिकल की भर्ती नहीं कर रहा, 4500 अप्रेंटिस की भर्ती करेगा और उसके लोग जो बेरोजगार हैं वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बैंक की ये जो पॉलिसी है अप्रेंटिस की, इसका भी असर थोड़े समय बाद मिलेगा कि अप्रेंटिस जब अपनी ट्रेनिंग कर लेंगे तो उसके बाद बैंक उनको रखेगा नहीं, वो फिर बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और बैंकों के ऊपर दबाव आएगा कि भाई हमने तो ट्रेनिंग कर ली लेकिन हम फिर सड़क पर हैं। तो उसके ऊपर भी सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि स्टेट बैंक ने कुछ कहा है कि हम उसमें से कुछ लोगों को अपने यहाँ परमानेंट जॉब ऑफर करेंगे उनके क्रेडिट के ऊपर कि भाई कितना उनका ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा है। एक और विषय सामने आया कि 4 तारीख को डीएफएस के सेक्रेटरी एम नागराजू ने एक पत्र लिखा सभी चीफ सेक्रेटरीज को और कहा कि भाई बैंकों में बैंक जो है लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू अकाउंट्स कर रहे हैं, किसानों को लोन दे रहे हैं, बाकी दुनिया भर के सोशल वेलफेयर की स्कीम चला रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया से हमें पता लगा है कि बैंकों में कुछ लोग आकर जो है जो बैंकिंग का स्टाफ है उसको परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको मैन हैंडलिंग करते हैं। तो इसलिए सभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज देखे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, बैंकों में जो है इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अच्छा है कि कम से कम डीएफएस की नींद खुली कि जो पीछे हमने देखा कि कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, जो लोकल लैंग्वेज के कारण से एक वातावरण बना था, उसके ऊपर उनका एक संज्ञान लेकर उन्होंने लेटर लिखा है। इसका कितना असर होगा ये समय बताएगा, लेकिन अच्छा होता कि अगर सेक्रेटरी बैंकिंग उसके साथ साथ बैंक कर्मचारी अधिकारी जो बैंक के बाहर भी असॉल्ट होते हैं, पिटते हैं, उसके बारे में भी ऐड करते हैं कि चाहे वो लोन की रिकवरी के लिए जा रहे हों, चाहे लोन ना दें, तब उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता तो वो भी शायद अच्छा होता अगर वो उसको लिखते। एक और बड़ी राहत की खबर कैनरा बैंक ने दी अपने ग्राहकों को 1 जून से कि अब वो मिनिमम बैलेंस के लिए कोई पेनल्टी नहीं लेगा। यानी जो मिनिमम बैलेंस की पहले रिक्वायरमेंट थी अर्बन्स के अंदर, मेट्रोज में, सेमी अर्बन, गांव में अलग अलग लिमिट थी कि इस अकाउंट में इतना बैलेंस अगर आपका नहीं होगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। कैनरा बैंक ने स्टेट बैंक के बाद एक बड़े बैंक ने वो ग्राहकों को अपने राहत दी है, लेकिन फिर भी ग्राहकों को चाहिए कि वो मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो भी पैसा है ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने खाते में रखे, ताकि बैंकों को जो खाता मैनेज करने के अंदर कॉस्ट तो आती है, अब वो चार्जेस नहीं ले रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से कम जितना भी पैसा कैश हम घर रखने की जगह पर हम अपने खाते में बैंक में रखें। तो मुझे लगता है बाकी बैंक भी इस कड़ी में शामिल होंगे और लोगों को राहत देंगे। अंत में एक बात पर बात करते हैं, वो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग
जो रिजर्व बैंक की हुई कल, और उसमें उन्होंने बहुत सारे जो डिस्कशन 3 दिन उनकी हुई, उसके बाद निर्णय हुए, तो वो उन्होंने मीडिया को बताया गवर्नर ने कि वो जो रेपो रेट है उसको 50 बेसिस पॉइंट को कम करेंगे, यानी पहले जो 6% रेपो रेट था अब उसको 5.5% रिजर्व बैंक ने कर दिया। लोग 25 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिजर्व बैंक ने डबल राहत दी है। तो बहुत बड़ी राहत रिजर्व बैंक ने इससे दी है। इससे ये लाभ होगा कि जो लोग लोन बैंक से लेने वाले हैं, चाहे हाउसिंग हो या ऑटो लोन हो, कोई भी हो लोन, तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हुए हैं उनको भी मिलेगी और नए लोगों को भी मिलेगी राहत। 50 लाख रुपए तक का अगर हाउसिंग लोन है 20 साल का, तो एक ग्राहक को कम से कम 1500 रुपये की राहत एक महीने में मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी राहत है। रिजर्व बैंक का मानना है कि भाई क्योंकि महंगाई उनके पैरामीटर के हिसाब से 4% से कम है और जो जीडीपी है वो भी संतोषजनक है, उसकी वृद्धि हो रही है, जबकि ग्लोबली बाकी देशों की जीडीपी नहीं हो पा रही है। और इंटरनेशनल एजेंसीज का भी मानना है कि भारत की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, उस स्थिति को और बढ़ाने के लिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने के लिए ये राहत जो है रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कट करके दी है। वहीं सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशो रहता है, जो कैश बैंकों का जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, उसमें भी 4% से उसको 3% कर दिया है। तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो लिक्विडिटी है बैंकों को एडिशनल मिल जाएगी। उनको वो कैश बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास नहीं रखना पड़ेगा और वो मार्केट में उसको लैंड कर सकेंगे, यानी लोगों को लोन दे सकेंगे। उससे जो इकॉनमी है उसके अंदर बूस्ट आएगा। जहां ये लोन लेने वालों को राहत मिलेगी, जो के फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको तो तुरंत राहत मिलेगी, बाकी को बैंक जो है समय पर जो है उनको कुछ राहत देंगे। लेकिन उसके साथ साथ डिपॉजिटर के लिए एक बुरी खबर इससे हो जाती है, क्योंकि जब रेट कट होता है तो डिपॉजिट का रेट भी कम हो जाता है। जैसे ही रेपो रेट कम हुआ वैसे ही बैंकों ने अपने डिपॉजिट रेट को भी घटा दिया। 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 75 बेसिस पॉइंट अलग अलग स्कीम्स में बैंकों ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया है। यानी एक तरफ लोन लेने वालों को बड़ी राहत, लेकिन डिपॉजिट करने वालों को एक बड़ी चोट जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के डिसीजन से हुई है। अगर देखें हम कि अगर हमारे बैंक ने अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया तो तुरंत हम एफडी को ही करवा सकते हैं। इससे पहले कि बैंक एफडी के रेट एक आधे दिन में कम करें, उससे पहले ऑनलाइन भी एफडी कर सकते हैं। अगर देखें कि अभी उन्होंने कट नहीं किया है तो हम इमीडिएटली उस जो प्रिवेलिंग रेट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कुछ खबरों को हमने आपके साथ साझा किया है, सामने रखा है, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बाकी भी अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें और उनको भी कहें कि इस चैनल को थोड़ा सा सहयोग करें। सहयोग सिर्फ इसी रूप में कि इसको सहयोग करें, यानी इसको सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार के सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं है। भगवान की दया से सक्षम है, जो सोच है कि लोगों तक बैंकिंग की बात पहुँचे
तो उसका ये प्रयास है। आज पहला एपिसोड आपके सामने रहा, कैसा रहा कृपया इसके ऊपर जो भी सुझाव हो वो मैसेज के थ्रू जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।